नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पे बहुत कुछ डिस्कस किया और मैं ये कह सकती हूँ कि इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे हम, अगर ये हमारी कोई एक सीरीज है ना, तो सीरीज का आप कह सकते हो कि आखिरी एपिसोड है। आखिरी एपिसोड के अंदर जो देखो, जो लास्ट में जो चीजें आती है किसी भी सीरीज में, वो इंटरेस्टिंग होती है ना, और इंपॉर्टेंट भी होती है, और वो ऐसी होती है जो थोड़ा सा स्टार्टिंग वाले पॉइंट से कनेक्टेड होती है। बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर भी। देखा जाए तो ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम ही है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, और ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, चाहे मैं एमसीक्यू की बात करूं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स या जो भी आपके हायर मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, किसी भी मार्क के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब प्रिपेयर तो हमें ये टॉपिक करना ही है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड होते क्या है। नाम कहता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या है? ज्यादा। और ज्यादा है क्या? डिमांड। हमारे पास दो ही तो कंपोनेंट, हमने पूरे चैप्टर में दो ही तो चीजें बहुत बार पढ़ी है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो जब मैं बात कर रही हूं एक्सेस डिमांड की, तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपकी डिमांड आपकी सप्लाई से ज्यादा हो तो उसी को तो एक्सेस डिमांड कहेंगे। बट उसी चीज को हम अपने इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर पढ़ लें थोड़ा ढंग से, तो क्या है एक्सेस डिमांड? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है where the aggregate demand is greater than the aggregate supply, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। लेकिन सिर्फ इतना बोल के नहीं छोड़ना है, आगे भी कुछ बात करनी। क्या? corresponding to the full employment level of output in an economy। हम ये जान चुके हैं अब कि किसी भी इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो कहाँ एस्टैब्लिश होता है कि ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ठीक है, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए वही तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से आपकी डिमांड ऊपर जा रही है, तभी तो वो एक्सेस है कि जितनी सप्लाई जनरेट हो रही है उससे ज्यादा क्या आ रहा है? डिमांड आ रही है। तो उस लेवल को उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, उस सिचुएशन को? एक्सेस डिमांड। ठीक, इस एक्सेस डिमांड से फर्क क्या पड़ता है? खुद सोचो, मार्केट में आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो, सप्लाई कम आ रही है। आपके डिमांड ज्यादा करने का सीधा सा मतलब है कि आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, और किसी भी चीज की मार्केट में जब डिमांड ज्यादा होती है, खर्चा ज्यादा होता है, तो खर्चा डिमांड बढ़ना किसको हाई कर देता है? प्राइस को। और प्राइस बढ़ना किसको बढ़ावा देता है? महंगाई को। तो यानी कि ये किसको बढ़ावा देता है? इन्फ्लेशनरी गैप को। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है कि द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड, कि जितनी डिमांड की हमें जरूरत थी उस जरूरत से ज्यादा तुम्हारी चाहत है, जरूरत से ज्यादा तुम्हारी चाहत है। तो जब चाहत बढ़ गई, जरूरत कम रह गई, तो वो जो गैप बीच में आया वो क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप। तुम चाह रहे हो किसी और को, लेवल तुम्हारा कहीं और तक का है, तो ऐसे में बेटा वहां तक पहुंचने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन क्या, यही तो शो करता है कि डिमांड ज्यादा हो गई है एक्चुअल से, जितनी आपकी एक्चुअल डिमांड रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। ठीक है, तो उसी गैप को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। यही चीज अगर मैं अब डेफिशिएंट डिमांड से देखूं, तो यहां पर कंपैरिजन हम एक साथ लेकर चलेंगे। मैं चाहती तो दोनों टॉपिक अलग अलग पढ़ा देती, बट वेस्टेज ऑफ टाइम था। ये समझ लिया तो ये उसका अपोजिट ही तो है। अब डेफिशिएंट डिमांड क्या होगा? एक ऐसी सिचुएशन अब जहां पे डिमांड कम है, डेफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है? कमी को ना। तो जहां पे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो उस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, सो इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। कहां पे कम है? कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी, कि जहां आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आता है ना भाई, जहां पे एडी एएस बराबर हो जाते हैं, अब उससे नीचे आ रही है आपकी डिमांड। यानी कि अब सप्लाई ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा है, लेकिन डिमांड कम आ रही है। जब सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में सामान ज्यादा है और आपके पास उतनी डिमांड नहीं है, तो क्या होता है फिर? ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? मंदे की सिचुएशन, काम नहीं है। तो ऐसे वाले गैप को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। अब डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है? व्हेन द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड, यानी कि जो आपकी एक्चुअल डिमांड थी वो कम है रिक्वायरमेंट से। तुम सोच कुछ और रहे थे, तुम्हें मिला कुछ और, तो अब उसके बीच में भी क्या आ गया है? गैप आ गया है ना। तो वो गैप क्या है? डिफ्लेशनरी गैप है। ठीक है, दोनों समझ में आगे रिलेट करते हुए। अब इक्विलिब्रियम लेवल कहां एस्टैब्लिश होता है? अगर एक्सेस डिमांड है
तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर देखते हो अपने इक्विलिब्रियम लेवल को। अभी मैं डायग्राम से उस चीज को एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप एक्सेस डिमांड में है तो इक्विलिब्रियम लेवल कहां आता है? ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि अगर ये मेरा इक्विलिब्रियम है तो यहां आएगा। बट यहीं पे अगर मैं डिफ्लेशनरी डिमांड की बात करूं, डेफिशिएंट डिमांड की बात करूं, तो यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर आप इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे ऑपरेट करोगे। ठीक, क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। इसका हमारे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ता है? देखो, आप कह रहे हो कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर ऑपरेट कर रहे हो। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि सारे के सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज आपके फुल्ली यूटिलाइज्ड है। तो क्या आपके आउटपुट एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज आएगा? सारे रिसोर्सेज हो चुके हैं आपके एम्प्लॉयड, जो आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे थे, आपके पास एक्स्ट्रा थे ही नहीं, अब सारे के सारे फुल्ली एम्प्लॉयड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपके आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ स्कोप है ना, यहाँ स्कोप है। लेकिन यहां पर आप कह रहे हो कि आप नीचे ऑपरेट कर रहे हो, इसका मतलब अभी भी स्कोप है कि आप उसे बढ़ा सकते हो। लेकिन फिलहाल आप कौन सी सिचुएशन पे हो कि आपका आउटपुट भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम है, क्योंकि आप नीचे ऑपरेट कर रहे हो, फुल्ली एम्प्लॉयड ही नहीं हो। अभी भी कुछ रिसोर्सेज और कुछ आउटपुट बढ़ना बाकी है। प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है? डिमांड ज्यादा का मतलब क्या है? प्राइसेस बढ़ रही है यानी कि इन्फ्लेशन है। यहाँ पे डिमांड कम है तो प्राइसेस घट रही होंगी तो डिफ्लेशन है। ठीक है, अब डायग्राम से इसको समझते हैं। मैंने दोनों डायग्राम पहले सेम बनाया है, कुछ फर्क लग रहा है? ये आपका एग्रीगेट सप्लाई, ये आपका एग्रीगेट डिमांड, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड। क्यों, कहां से स्टार्ट हुआ वो बताने की जरूरत तो नहीं है। अब देखो, अगर एक्सेस डिमांड है, हम ये कह रहे हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है ना, जो एग्रीगेट डिमांड है वो C प्लस आई होता है, यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट का सम टोटल। मैं कह रही हूं कि आपने ना कुछ और इन्वेस्टमेंट करी जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ गई। तो आपकी डिमांड जब बड़ी होगी तो आपका एक नया एग्रीगेट डिमांड कर्व यहां पर दिखेगा आपको, जिसको आप नाम क्या दोगे? AD1। ये क्यों आया? क्योंकि C प्लस आई तो था ही, बट साथ में आपके पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी हो गई, आपने इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दी है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम लेवल और उसके बीच में ये गैप एस्टैब्लिश हो गया है, ये गैप आ गया है। और इसी गैप को आप क्या कहते हो? इन्फ्लेशनरी गैप। यही गैप क्या कहलाता है? इन्फ्लेशनरी गैप। बात समझ आ गई? सेम यही हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। अब यहां पे क्या हुआ, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो इन्वेस्टमेंट आपने हटा दी, जिसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई? फॉल हो गई है। अब आप AD1 पे आ गए हो, और AD1 क्यों है? ये तो था C प्लस आई, बट ये है C प्लस आई माइनस डेल्टा आई। यहां आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया है, जिसकी वजह से फिर से आपके इक्विलिब्रियम लेवल में ये गैप आ गया है। और ये गैप क्या कहलाता है? ये गैप कहलाता है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, समझ आया दोनों का डायग्राम? मैंने आपको बना के इसलिए दिखाया साथ साथ ताकि आप वो डिफरेंस समझ सको। बना के रख देती तो थोड़ा समझने में डिफरेंस आता है। ठीक है, समझ आ गया दोनों को कॉन्सेप्ट? दोनों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? बहुत आसान टॉपिक है, बच्चों को लगता है मुश्किल लेकिन आसान है। कुछ था इसमें, क्योंकि आपके पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, इसीलिए आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक है, पहले ध्यान से सुनो कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड आती है। ठीक है, वन बाय वन हम इन रीजंस को समझेंगे। पहला रीजन मैंने बोला प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है कि आप अपने इनकम का कितना पार्ट खर्च करना चाहते हैं। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा रहा होगा या कम? ज्यादा ही रहा होगा ना, ज्यादा ही रहा होगा कि भाई आप अपने इनकम का एक ग्रेटर पोर्शन कंज्यूम कर रहे हो, आप डिमांड ज्यादा शो कर रहे हो, तभी तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आई। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक्सेस डिमांड में ज्यादा है और डेफिशिएंट डिमांड में ऑब्वियसली कम रहा होगा, इसलिए वो सिचुएशन अराइज हुई। बस आपको सिंपल सी बात समझनी है कि एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, और यहां पे डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा। और डिमांड ज्यादा का मतलब क्या? खर्चा, कंजप्शन ज्यादा, और वहां पे अगर कम है तो कंजप्शन कम। अब अगर हम टैक्सेस की बात करें तो वो ये कहते हैं कि एक्सेस डिमांड क्यों आ रही होगी, हम क्यों किसी सामान को ज्यादा खरीदना चाहते हैं? वो सामान सस्ता हो रहा होगा। अगर टैक्स के रेट कम होंगे तो आप डिमांड ज्यादा करोगे ना। तो यहां पर अगर रिडक्शन, हमें रीजन बताना है कि डिमांड क्यों बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर टैक्सेस का रेट कम हुआ, तो अगर टैक्स के रेट्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जेब में ना पैसा बचेगा खर्च करने के लिए ज्यादा, इस वजह से हमने डिमांड ज्यादा शो करी होगी। तो एक्सेस डिमांड के केस में टैक्सेस रिड्यूस और डेफिशिएंट डिमांड के केस में इंक्रीज इन टैक्सेस होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो वही, गवर्नमेंट अगर खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर पे पैसा खर्च कर रही है, गवर्नमेंट रोड बनवा रही है, रेलवेज बनवा रही है, तो उसकी वजह से खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो वो एक्सेस डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे वही खर्चा कम चल रहा होगा।
इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स का मतलब भी सीधे से यही है, अगर आप एक बिजनेस फर्म हो, आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, आप कोई नई मशीन खरीदते हो, तो आप एक्सपेंडिचर को शो करते हो, तो इसका मतलब यहां पर इसलिए बड़ी होगी आपकी डिमांड क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी होगी और यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज किया होगा। ठीक है, अब इंपोर्ट्स को भी उन्होंने थोड़े से दूसरे साइड से देखा है। अब इंपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से सामान को खरीदना। क्यों इंपोर्ट्स हमारे फॉल हो रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस हाई हो रही है और हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस राइज हैं, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड शो की जा रही है। यही चीज अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है? सामान को बेचना, फॉरेन सेलिंग। अब जब फॉरेन सेलिंग होगी, हमें बाहर सामान को बेचना है ना, तो जब आपको बाहर सामान बेचना है तो उसके लिए आपको आउटपुट यहीं पे करना पड़ेगा ना, प्रोडक्शन आपको यहीं करना पड़ेगा। उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए आपको सामान तो अपने कंट्री में बनाना है, तो इसकी वजह से क्या, एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से आपकी एक्सेस डिमांड हुई, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं इस वजह से आप एक्सेस डिमांड कर रहे हो ना। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इंपोर्ट्स क्यों कम हुए? क्योंकि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट्स कम हो गए, इसकी वजह से एक्सेस डिमांड हो गई कि हम खरीद नहीं पा रहे बाहर की कंट्री से। यहां आप कह रहे हो कि बाहर वाले लोग हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स को डिमांड कर रहे हैं, जिसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन का मतलब ही क्या है? खर्चा ना। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाने की वजह से एक्सेस डिमांड आ रही है और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स घट जाने की वजह से। ठीक है, लास्ट पॉइंट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कमी। फाइनेंस मतलब पैसा। कि जब हमारे देश में पैसों की कमी हो जाती है ना, तो उस कमी को पूरा करने के लिए कभी कभी हम नई करेंसी को प्रिंट करते हैं। यहां हमने करेंसी इसलिए प्रिंट नहीं करी क्योंकि हमें देश का विकास करना है, हमने यहां पर इसलिए करेंसी को प्रिंट करा है क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ रहे थे और हमारे पास इनकम उतनी नहीं है। तो एक्सेस डिमांड क्यों शो हो रही है? क्योंकि करेंसी का सर्कुलेशन हो रहा है कंट्री के अंदर, और जितना ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। बट वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की कमी की वजह से आपको डेफिसिट डिमांड दिखने को मिलती है। ठीक है, तो ये रीजन है, एक का याद करोगे दूसरे का अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है कौन सा? मेजर्स ऑफ करेक्टिंग द डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। लोगों ने एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का हम टॉपिक पढ़ रहे थे। एक्सेस डिमांड क्या होती है? जहां पर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, यानी कि खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है बेसिकली। और डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है? जहां पर आपका खर्चा कम है, डिमांड आप कम कर रहे हो, इन्वेंट्री आपकी रखी हुई है लेकिन सप्लाई उसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके हमने रीजंस वगैरह भी सारे लास्ट क्लास से पढ़ लिए थे। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी ना इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। बट जब ये सिचुएशन आ जाती है कि कभी एक्सेस डिमांड है, कभी डेफिशिएंट डिमांड है, तो उसको करेक्ट कैसे किया जाएगा? तो हमारे पास उसको करेक्ट करने की दो पॉलिसीज है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ना, बिल्कुल सेम टॉपिक आपने एक जगह और पढ़ा है तुम लोगों ने शायद। मनी एंड बैंकिंग हमारी एक यूनिट है, उसके अंदर सेंट्रल बैंक के फंक्शन और उसमें क्रेडिट कंट्रोल का एक फंक्शन है। बिल्कुल वहां पर जो आपने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन पढ़ी है उसको करेक्ट करने की सेम है। जो वहां याद कर रहे हो वही यहाँ पर याद करो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर इन एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के हमारे पास दो पॉलिसीज है, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रिप्रेजेंट करती है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को। किसको रिप्रेजेंट करती है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को। तो ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। देखो, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए हमारे पास दो अथॉरिटीज है। तो हमारे पास दो ही अथॉरिटीज हैं जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट कर सकती हैं। एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक है हमारा सेंट्रल बैंक, जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जब इस सिचुएशन को ठीक करती है अपनी पॉलिसी से, तो वो अपने खर्चों और अपने रेवेन्यू, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स जो है सबसे बड़ा सोर्स वो टैक्स से होता है। ठीक है, तो वो अपने टैक्सेस से और अपने एक्सपेंडिचर से इस सिचुएशन को करेक्ट करती है, चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे डिफ्लेशन हो। इन्फ्लेशन कब होगा? जब एक्सेस डिमांड होगी, और डिफ्लेशन कब होगा? जब डेफिशिएंट डिमांड होगी। इसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो हमारी कंट्री के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने की हमारे पास जो अथॉरिटी है वो है हमारा आरबीआई, सेंट्रल बैंक। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारे पास दो तरीके के मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव में हमारे पास बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये 6 मेजर्स है हमारे जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। इसी तरीके से क्वालिटेटिव में हमारे पास ये 3 है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशंस और
सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब वन बाय वन मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी और दोनों में ही इसको किस तरीके से करेक्ट किया जाएगा इनकी हेल्प से वो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी देखिए जरा। मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे पास दो मेजर्स थे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेजर्स देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 6 तरीके के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं। पहले सबका मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात हो रही है बैंक रेट की, पहले मीनिंग देखते हैं बैंक रेट का। बैंक रेट का मतलब है जहां पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स। यानी कि अगर कभी भी कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत है लंबे समय के लिए, तो जब अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे बैंक रेट कहा जाता है, ठीक है। रेपो रेट का मतलब भी सेम होता है। रेपो रेट के अंदर भी सेंट्रल बैंक ही लोन प्रोवाइड कर रहा है कमर्शियल बैंक को, लेकिन यहां पर नीड कैसी हो जाती है, शॉर्ट टर्म नीड्स, ठीक है। क्या बताया मैंने, रेपो रेट बैंक रेट दोनों सेम है, दोनों के अंदर ही सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है और उस पैसे के बदले में जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, शॉर्ट टर्म के लिए उसे रेपो रेट और लॉन्ग टर्म के लिए उसे बैंक रेट कहा जाता है, ठीक है। अब अगर इन दोनों ही सिचुएशन को हमें इस्तेमाल करना है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के लिए, तो कैसे करेंगे। देखो, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है तो उसे आप सीधा सा ये समझो कि इस टाइम पे इन्फ्लेशन है। एक्सेस डिमांड का सीधा सा मतलब क्या है, इन्फ्लेशन है, मार्केट में महंगाई है। महंगाई क्यों है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। खर्चा ज्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जेब में पैसा ज्यादा है। तो बेसिकली हमें उनकी जेब में कम पैसा छोड़ना है ताकि वो कम खर्चा करें। तो ऐसे में अगर सेंट्रल बैंक अपना बैंक रेट इंक्रीज कर दे, सेंट्रल बैंक ने अगर बैंक रेट इंक्रीज कर दिया, तो कमर्शियल बैंक को जो लोन है वो महंगे मिलेंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक भी फिर अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे वो पब्लिक को लेंड करता है वो भी उसे बढ़ा देगा। तो पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक से पैसा लेना महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा, इसे बोलते हैं डियरर, ठीक है, वो महंगा होने लगेगा। तो ऐसे में पब्लिक लोन्स की डिमांड को क्या कर देगी, कम। तो जब लोन की डिमांड कम होगी तो पूरी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होने लगेगा, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो ऐसे में बैंक रेट को और रेपो रेट को बढ़ा देना चाहिए ताकि इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सके। बट वहीं पे अगर डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है, या जिसे हम डिफ्लेशन कह सकते हैं, तो उस टाइम पे हमें लोगों के हाथ में पैसा देना है। तो लोग पैसा कब लेंगे, जब लोन सस्ते मिलेंगे ना, तो उसके लिए सेंट्रल बैंक को लोन सस्ते करने पड़ेंगे ना, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा। तो डेफिशिएंट डिमांड के केस में यही रेट्स क्या कर दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। अगर रेपो रेट का मतलब होता है सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक को पैसा देना, तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता होगा, कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक को पैसा देना। तो यहां पर रिवर्स रेपो रेट क्या है, जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पैसा देता है, कब देगा, जब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी बच जाती है। कई बार हमारे कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस मनी है, अब वो सोच रहे कहीं और ना डिपॉजिट करके उसी पैसे को अपने सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, उसको भी उसके ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब आप मुझे एक बात बताओ, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल करना है, तो ऐसे में सेंट्रल बैंक नहीं चाहता कि कमर्शियल बैंक पब्लिक को पैसा बांटे, तो वो क्या करेगा, वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा कि ताकि कमर्शियल बैंक पब्लिक को पैसा ना देकर इनके पास रखवा दे। यही तो चाहिए उसे कि कमर्शियल बैंक के पास जब कम पैसा बचेगा तो पब्लिक में बांटेगा कम, तो अपने आप मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड, और इसी को आप कम कर दोगे एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन या डेफिसिट डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशो, जिसको आप लोग सुनते होंगे सीआरआर के नाम से, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास अपने टोटल टाइम और डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज रखवाती है, एंड इट इज मैंडेटरी। हमने मनी इन बैंक में बहुत डिटेल में ये चीज पढ़ी है कि ये दो तरीके के रिजर्व बनाने होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक को, ये दो तरीके के रिजर्व बनाने होते हैं कि जब भी उनके पास पैसा आता है तो उन्हें उस पैसे का कुछ परसेंटेज तो सेंट्रल बैंक के पास रखवाना होता है और कुछ अपने पास रखना होता है, ठीक है। तो जो पैसा वो सेंट्रल बैंक के पास रखवाते हैं उसे कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, और जो पैसा वो अपने पास रखते हैं उसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं, SLR। और इन दोनों को कंबाइन अगर कर दें तो इनका नाम होता है LRR,
लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है, तो ये मैंडेटरी होता है हर कमर्शियल बैंक के लिए कि उन्हें ये LRR बनाना ही पड़ता है, यानी कि दो तरीके की जो रेशोज है उन्हें मेंटेन करनी होगी। उन्हें सेंट्रल बैंक के पास अपने नेट टाइम और डिमांड डिपॉजिट का परसेंटेज रखवाना पड़ेगा और अपने पास भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम फिर से यही चाहते हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचे। सपोज करो कि पहले कमर्शियल बैंक के पास 10 लाख रुपए थे और 20% का CRR है, तो सेंट्रल बैंक के पास कितना रखवाया होगा उसने 10 लाख में से? तो 2 लाख रखवाया, लोन देने के लिए कितना बचा? 8 लाख। सेंट्रल बैंक ने रेशो बढ़ा के 30% कर दी, अब कितना? 3 लाख रिजर्व, 7 लाख पब्लिक को दे सकता है। यानी कि जैसे जैसे रिजर्व रेशो बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बैंक के पास कम पैसा बच रहा है लोन देने के लिए। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे CRR को बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? बिल्कुल, हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन के टाइम पे इन दोनों ही रेशियोज को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बढ़ाने का मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा तो वो पब्लिक को कम पैसा देगा, तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। डेफिसिट डिमांड के टाइम पे इसी चीज को कम कर देना चाहिए क्योंकि वो अपोजिट ही चलता है। लास्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को या तो खरीदती है या बेचती है, किसमें? कैपिटल मार्केट में जाके। ठीक है, यानी कि वही अपने पब्लिक को जब अपने शेयर्स वगैरह बेचना होता है, हाँ, जब यहाँ पर गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज को कैपिटल मार्केट में खरीदती है या बेचती है तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे फिर से वही बात, हमें लोगों से पैसा लेना है तो हमें सिक्योरिटीज को बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए? बेचेंगे तभी तो पैसा आएगा। तो एक्सेस डिमांड के टाइम पे सेल ऑफ सिक्योरिटीज होता है, और वहीं पे डेफिसिट डिमांड के टाइम पे हम चाहते हैं कि उनके पास पैसा आए तो हम यहाँ पर उन्हीं सिक्योरिटीज को क्या करते हैं? बाय कर लेते हैं कि उनके पास अगर सिक्योरिटीज है तो वो हमें बेच सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज। ठीक है, तो डेफिसिट डिमांड के टाइम पे बाइंग होती है और एक्सेस डिमांड के टाइम पे सेल। ठीक है, क्लियर हो गए मेजर्स? ये क्वांटिटेटिव थे। अब पढ़ते हैं हम क्वालिटेटिव और फिस्कल पॉलिसी। हमारे पास अब टॉपिक क्वालिटेटिव मेजर्स, हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स तो पढ़ लिए, अब क्वालिटेटिव में हमारे पास ये 3 मेजर्स हैं: मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। अगर मैं बात करूं मार्जिनल रिक्वायरमेंट की, तो इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी जब हम बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमसे कहते हैं कि आपको कुछ सिक्योरिटी हमारे पास मॉर्टगेज करनी पड़ेगी, यानी कि गिरवी रखवानी पड़ेगी, तो आपको हमारे पास कुछ सिक्योरिटी मॉर्टगेज करानी पड़ेगी। सपोज करो हमारी सिक्योरिटी का अमाउंट है 12 लाख रुपए और बैंक हमको पैसा देता है 10 लाख रुपए। कितने का बीच में गैप है, डिफरेंस है? 2 लाख। ये 2 लाख प्रिंसिपल अमाउंट का कितना परसेंट है? 20%। तो दिस इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड माइनस द वैल्यू ऑफ अमाउंट लेंड, कि हमने कितने की सिक्योरिटी दी जिसकी मार्केट वैल्यू है कुछ, उसको माइनस करोगे आप कितना पैसा दिया गया। जैसे मैंने कहा 12 लाख की सिक्योरिटी थी, 10 लाख का लोन दिया गया है, तो 2 लाख रुपए हो गए उनके मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो आप खुद बताइए कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। अब कल को अगर बैंक कहता है कि अगर आपको 10 लाख का लोन देना तो 40% तक की आपकी मार्जिनल रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ऐसे में आपको कितने का एसेट देना पड़ेगा? 14 लाख का। ठीक है, तो यहां पर एक्सेस डिमांड के टाइम पर इस मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है, डेफिसिट डिमांड के टाइम पे कम कर दिया जाता है, ताकि लोगों को महंगा पड़े लोन लेना, उन्हें ज्यादा की सिक्योरिटी देनी पड़ जाएगी तो लोग लोन कम लेंगे। ठीक है, उसके बाद मॉरल सुएशन। देखो, मॉरल सुएशन का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को समझा बुझा के बता देना कि देखो ऐसा नहीं करना। देखो, जो क्वांटिटेटिव मेजर्स है ना, वो तो डंडे के जोर वाले मेजर्स थे कि जहां पर आपको इन नंबर्स फर्क पड़ रहा था, आपको क्वांटिटी के टर्म्स में फर्क पड़ रहा था, CRR, बैंक रेट, रेपो रेट, इससे आपको फर्क पड़ रहा था। लेकिन यहां पर ना सेंट्रल बैंक अपना हथियार नहीं उठाता है, वो सिर्फ आपसे बातचीत के जरिए ही काम कराना चाहता है। ठीक है, तो यहां पर उसने मॉरल सुएशन के थ्रू वो आपको परस्यू कर रहा है, मतलब आपको कह रहा है कि मेरी बात मान लो, कन्विंस करता है आपको, आपके ऊपर एक प्रेशर डालता है कि भाई देखो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर इन्फ्लेशन है तो क्या करना है, डिफ्लेशन है तो क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप ये कह सकते हो कि एक परसुएशन है। परसुएशन का मतलब क्या होता है? सामने वाले को अपनी बात को समझाना, इस तरीके से बताना कि वो आपकी बात को मान जाए। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड के टाइम पे आप मुझे बताओ कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से क्या कहेगा कि लोन दो या मत दो, कि मत दो ज्यादा। तो यहां पर मॉरल सुएशन के अंदर सेंट्रल बैंक कहता है डिस्करेज करो लेंडिंग को, मतलब बहुत ज्यादा आपको लोन नहीं बांटना है।
डेफिशिट डिमांड के टाइम पे वो क्या कहेगा, लेकिन लोगों को पैसा दो, तो यहां पे वो कहेगा एनकरेज करो लेंडिंग को। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब वो मना नहीं कर रहा क्रेडिट देने से, वो ये कह रहा है कि सिर्फ आप यहाँ पे सिलेक्टिव पर्पस के लिए दोगे। यहाँ पे कुछ सेट कर दिए जाते हैं प्रायोरिटी एरियाज, कि हमारे लिए प्रायोरिटी एरियाज क्या क्या है, मतलब कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसके ऊपर लोन देना ही चाहिए। तो सेंट्रल बैंक डायरेक्शन देता है कमर्शियल बैंक को कि आप इन पर्पस के लिए या तो लोन दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड के टाइम पर वो यहाँ पर क्या कहता है, वो कहता है कि मैंने यहाँ पे क्रेडिट राशनिंग रखी हुई है, इसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। राशनिंग मतलब समझते हो ना, बहुत ही नाप तोल के काम को करना। तो जब आप एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में हो तो वो कहते हैं कि क्रेडिट राशनिंग को यूज करो, सिर्फ सिलेक्ट, हाँ आप यूज करो क्रेडिट राशनिंग को, आपको सोच समझ के प्रायोरिटी एरियाज के लिए ही लोन देना है। ठीक है, लेकिन जब डेफिशिट डिमांड होती है तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक अपनी इस पॉलिसी को विड्रॉ कर लेता है। वो कहता है किसी भी तरीके की क्रेडिट राशनिंग आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव मेजर्स से क्लियर हुए, पक्का? ठीक, अब आते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो उसके सिर्फ दो ही एलिमेंट है, या तो गवर्नमेंट के खर्चे या गवर्नमेंट का रेवेन्यू। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होते होंगे भाई? गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्चा करती है, रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग ये सब बनवाती है, एजुकेशन के लिए स्कूल खुलवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। रेवेन्यू कहाँ से आता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो हमारे लिए पॉइंट ये नहीं है कि इन डिटेल ये सब चीजें क्या है, हमारा पॉइंट ये है कि इससे एक्सेस डिमांड और डेफिशिट डिमांड को कंट्रोल कैसे करना है। तो अगर बात हो रही है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे ऑलरेडी खर्चा हो रहा है, ऑलरेडी हमारी पब्लिक के हाथों में बहुत पैसा है, ऊपर से तुम और पैसा खर्च कर रहे हो और आप इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो और एक्सेस डिमांड को इंक्रीज करेगा ना। अगर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी तो आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको एक्सेस डिमांड के टाइम पे क्या करना चाहिए? एक्सपेंडिचर को कम कर देना चाहिए, और डेफिशिट डिमांड के टाइम पे आप इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, रेवेन्यूज की बात करूं तो भाई इन्फ्लेशन के टाइम पे हमें पब्लिक की जेब से पैसा लेना है ना, तो पब्लिक पे टैक्स लगाना होगा, या तो नए टैक्सेस लगाओ या जो ऑलरेडी टैक्स रेट है उसे इंक्रीज कर दो। तो यहां पर कहा गया कि इन्फ्लेशन के टाइम पे जो टैक्स रेट्स है उन्हें इंक्रीज कर देना चाहिए, या फिर न्यू टैक्सेस को इम्पोज करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं डिफ्लेशन की बात करूं तो यहाँ पे टैक्स रेट्स को क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए, और हम चाहे तो यहाँ पे रिलैक्सेशन दे सकते हैं, एग्जेम्पशन दे सकते हैं, यानी कि छूट दे सकते हैं लोगों को कि आपको टैक्स नहीं भरना है। ठीक है, तो ये थे हमारी फिस्कल पॉलिसी के मेजर। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे, और ये पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज की यूनिट है आपकी, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो। ठीक है।